नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर जो 3 मार्च 2019 को लगा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो टोटल प्रश्नों की संख्या थी वो टोटल प्रश्नों की संख्या बता देता हूँ मैं आपको। 100 प्रश्न थे और इन 100 प्रश्नों को 2 घंटे के अंदर करना था, जिसमें 60 प्रश्न जो थे वो एग्रीकल्चर के थे, 25 क्वेश्चन जो थे वो जीके के थे और 15 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी के थे। इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 2018 का जो सुपरवाइज़र का पेपर आया था उसका लेवल क्या था और आगे अब कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहे। और इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें जो पुराने और पेपर हैं उनको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पुरानी भर्तियां हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, उनमें कितने कितने पद निकले थे और कितने कितने फॉर्म भरे गए थे, इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या पूछा गया था और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो किसका होता है, केले का होता है। यहाँ पर मैं आपको बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक एक क्वेश्चन से मैं रूबरू करा दूँ कि एग्रीकल्चर, राजस्थान जीके और हिंदी में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आपको उन क्वेश्चन से अवगत कराना या रूबरू कराना, ठीक है। डिटेल में यहाँ पर डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका कि भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो केले का होता है और सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा आम, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है गरीब आदमी का संतरा किस फल को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। गरीब आदमी का जो संतरा होता है वो टमाटर को कहा जाता है, गरीब आदमी का संतरा टमाटर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है। तो विंटर चेरी के नाम से अश्वगंधा को जानते हैं। विंटर चेरी जो होता है वो किसको बोलते हैं, अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्लेडियोलस फूल को क्या कहा जाता है। जो ग्लेडियोलस फूल होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो ग्लेडियोलस का फूल होता है उसको स्पाइक के नाम से जानते हैं। ग्लेडियोलस का जो फूल होता है उसको स्पाइक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि हेड किस फसल का आर्थिक भाग है। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, हालांकि ये तीनों का ही है और इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खीरा वर्गीय फसलों को पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो खीरा वर्गीय फसलें हैं उसमें पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म जो होता है उसको सेक्स फॉर्म को ग्रोथ करने के लिए या बदलने के लिए जो छिड़काव करते हैं वो किस अवस्था पर की जाती है। तो इसका आंसर होगा 2 से 4 पत्ती अवस्था पर किया जाता है। 2 से 4 पत्ती अवस्था पर इसका क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 है। पूछा गया था कि दुर्गापरा मधु किस फसल से संबंधित है। तो जो दुर्गापरा मधु है वो किस फसल से संबंधित है, यानी कि दुर्गापरा मधु है, किस्म है किसकी है, खरबूजा की है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि किस्म से आपसे जरूर से सवाल पूछिएगा। कंफ्यूज करने वाले जो किस्में होती है जिनके नाम मिलते जुलते होते हैं, जैसे हरा मधु, दुर्गापुरा मधु, जैसे पूसा रूबी और रूबी, अर्का मृदुला, इस प्रकार के सवाल वो आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और यहीं से जो है सवाल बनता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंगूर के अंदर संदाई की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए है पांडाल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पांडाल है इसमें सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, इसीलिए किसान इसी विधि को सबसे ज़्यादा उपयोग में लेता है। जो पांडाल विधि है इसको बोरो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना वहाँ पर बोरो सिस्टम भी लिखा हुआ आ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो राजस्थान के किन जिलों में होता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा किन्नों का उत्पादन होता है। किन्नों का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में होता है। आगे बात समझ में। किन्नों क्या, एच बी फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किन्नों को
डेवलप किया था कैलिफोर्निया में 1935 के अंदर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो खजूर है, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? जो खजूर का प्रसारण किया जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफशूट तने के बिना या ऑफशूट के द्वारा खजूर का प्रसारण किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो राजस्थान के अंदर जो सबसे अच्छी बहार मानी जाती है वो राजस्थान की सबसे अच्छी मृग बहार मानी जाती है, जिसके अंदर जो फल लगते हैं वो कब लगते हैं? वो लगते हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में फल लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सी बहार लेते हैं तो मृग बहार ली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदा जो होता है, अफ्रीकन मेरीगोल्ड या जो गेंदा होता है उसका वानस्पतिक नाम पूछा गया था। तो अफ्रीकन मेरीगोल्ड या जो गेंदा होता है इसका ध्यान रखना टेगेटस इरेक्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेगेटस इरेक्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना फूलों में से कम 4 सवाल आपसे पक्का पूछेगा, वो फूलों में से 4 सवाल पक्का पूछेगा वो आपसे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? सघन बागवानी कौन सी विधि को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, किचन गार्डन। क्योंकि सघन बागवानी का मतलब क्या होता है कि पास पास उगाना, और जो किचन गार्डन होता है उसमें परिवार की सब्जियों और फलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खाली पड़ी जमीन होती है उसमें लगभग सारी जगह का इस्तेमाल कर लिया जाता है और सघन बहुत ही ज़्यादा सघन रोपण किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किचन गार्डनिंग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के साथ साथ आपको ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, वापस से आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको पूरा देखना है और देखना है कि सुपरवाइजर का जो पेपर है वो किस लेवल का आता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? तो जो चूर्णी फफूंद है कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? आम, बेर, अंगूर और उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 था, आम, बेर और उपरोक्त सभी, इसमें पूछा गया था लेकिन ये डिलीट हो गया था क्योंकि इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर सभी आंसर सही थे तो इसको डिलीट कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि सिंदूरी किसकी किस्म है? तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें भी जो सिंदूरी वैरायटी है वो 2 की है, इसीलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो जो आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि गुलाब की खेती की ग्रोविंग में क्षेत्र में कटाई छटाई कब करते हैं? यानी कि प्रश्न पूछा गया है जो गुलाब होता है उसमें काट छाट या प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्या है? तो जो काट छाट और प्रूनिंग का उपयुक्त समय माना जाता है वो अक्टूबर नवंबर माना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे एग्जिट पूछता है तो अक्टूबर इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? तो जैम बनाने के लिए जो सबसे अच्छा उपयुक्त फल रहता है वो अनानास रहता है, अनानास इसको राइट माना गया था। आगे बात समझ में, अगर जेली पूछता है तो जेली का अमरूद हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बारबेडोस चेरी को माना जाता है। अगर बारबेडोस चेरी ऑप्शन में नहीं है फिर आंवले को माना जाता है। आंवले में 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आम की बोनी किस्म कौन सी है? तो आम की जो आम्रपाली किस्म है इसको बोनी किस्म बोला जाता है क्योंकि ये 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर इसको उगाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी हिंदी के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, हालांकि मैं हिंदी का इतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हिंदी मुझे आती है, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे उनको समझना है बस। तो मैं सिर्फ सीधे आपको आंसर बताऊँगा कि आंसर इसमें क्या हो गए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 21 है उसमें पूछा गया था कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दैत्यारी संधि विच्छेद का सही संधि शब्द कौन सा है? तो जो दैत्यारी था उसका सही संधि शब्द जो था वो ऑप्शन नंबर सी वाला था, इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगला प्रश्न जो पूछा गया था 23वें नंबर का सवाल था, उसमें पूछा गया था संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24वां है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
तो चॉइस नंबर जो सवाल था ये डिलीट हो गया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया RSMSSB द्वारा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि लाजवाब शब्द में कौन सा समास है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था लाजवाब में कौन सा शब्द, ये भी डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें भी क्या था, प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में भी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो देखिए क्या है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद और द्वितीय पद की क्या होती है, द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। यहाँ पर बताना है आपको। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो कर्मधारय समास होता है उसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है और वो प्रथम और द्वितीय पद की विशेषता को बतलाता है। आगे बात समझ में। अब फिर 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वें क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपण का सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा। तो जो 27वां क्वेश्चन था उस 27वें क्वेश्चन में आंसर जो था वो आंसर सी वाला सही होगा, यानी कि जानवर, रेत और मूल्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो था 28वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या है। निम्न में से, इसमें लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि सागर का पर्यायवाची नहीं है। बेटा एक बार ध्यान रखना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट थोड़ी सी, वहाँ पर आजकल है वाले प्रश्न नहीं आते, आजकल ये आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं है वाला आंसर देना है, नहीं है की जगह है का आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा निर्जर। निर्जर का मतलब होता है झरना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द का सही उचित विकल्प चुनना है। तो इसमें लिखा गया है संपन्न व्यक्ति देश देश की व्यथा नहीं जान सकता। यहाँ पर प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर जो आपका 29वां है उसमें पूछा गया है कि संपन्न व्यक्ति किस आदमी की नहीं व्यथा नहीं जान सकता। तो इसका राइट आंसर जो माना था उन्होंने विपन्न माना था। आगे बात समझ में, यानी कि जो संपन्न व्यक्ति होता है वो विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो था 30वें क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो निहारिका था वो बिल्कुल शुद्ध शब्द, शुद्ध रूप से लिखा हुआ शब्द था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ था आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। यहाँ पर अशुद्धि बतानी थी आपको, और अशुद्धि 31वां जो क्वेश्चन था ये डिलीट हो गया था इसमें, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक थी, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी बोर्ड ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 32 था, 32 में पूछा गया था सब लोगों से संबंध रखने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो सब लोगों से संबंध रखता है उसको राइट आंसर उसका हो जाएगा सार्वजनिक, यानी कि जो सभी लोगों से संबंध रखता है उसको सार्वजनिक बोला जाता है, यानी कि सार्वजनिक स्थान वहाँ पर सभी लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि जो डेपुटेशन शब्द है उसके लिए उचित पारिभाषिक शब्दावली बतानी थी। तो जो डेपुटेशन है उसके लिए उचित पारिभाषिक शब्दावली थी वो उसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनियुक्ति। ध्यान रखना इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, कभी कभी 1 पूछा जाता है, कभी 2 पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो लगभग जो गिने चुने 25-30 वर्ड हैं उन्हीं में से आता है। तो जो पुराने पीछे पूछे गए वर्ड हैं पेपर में उनको पढ़ लीजिएगा, उनमें से आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 34वां जो सवाल है इसमें पूछा गया है कि बहुत ही कठिन कार्य करना। यहाँ पर पूछा गया है कि बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना जैसा होता है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये कठिन काम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, बेल गया और हाथ का पगहा भी गया, इसका मतलब क्या होगा। बेल का बेल गया और 9 हाथ का पगहा भी गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो 35वां क्वेश्चन है इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा, बहुत बड़ा घाटा होना या बहुत बड़ा नुकसान होना, ठीक है। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इस बार वापस से आने वाले हैं, तो आपको इसी पेपर को बेस मानते हुए अपनी तैयारी करनी है। जैसे आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको राजस्थान जीके भी पढ़नी है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि लवणीय मृदाओं को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो जो लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निस्पंदन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। लवणीय मृदा को सुधारने के लिए निस्पंदन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन से अभिप्राय क्या है, यानी कि जो 21 वर्ष के लंबे समय का मौसम अंतराल होता है उसी को क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि मृत्तिका कणों का व्यास बताना है आपको, कि मृत्तिका कणों का व्यास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो था उसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, 0.002 मिलीमीटर से कम, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो था वो क्या था
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, अमोनिया सल्फेट उर्वरक की तुल्यांक की अम्लता कितनी होगी। अमोनिया सल्फेट जो है उसकी तुल्यांक यानी कि जो अमोनियम सल्फेट है वो उर्वरक मिट्टी में जाने के बाद में कितनी अम्लता को उत्पन्न करता है, या उसकी अम्लता को खत्म करने के लिए कितनी मात्रा में अन्य उर्वरक की आवश्यकता होगी जिससे उसको नष्ट किया जा सकता है। तो जो 39वां क्वेश्चन था, 39वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था 110 किलोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न फास्फोरस प्रश्न पूछा गया है कि निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा उर्वरक मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त रहता है। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉक फास्फेट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो था वो क्या था, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। जो द्विवर्षीय खरपतवार था वो था चिकोरियम एंटाइवस। आगे बात समझ में, चिकोरियम एंटाइवस द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव किस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन के रूप में कार्य करता है। जो एट्राजिन होता है, वैसे तो जो एट्राजिन होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। एट्राजिन का इस्तेमाल अपन फसल को नष्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि खरपतवार नाशी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसकी कम सांद्रता का इस्तेमाल किया जाता है तो कम सांद्रता में ये किसके रूप में कार्य करता है, रंध्र को बंद करने के रूप में। डी आंसर इसका सही हो जाएगा, रंध्र को बंद करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आलू की सुषुप्तावस्था। आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थायो यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार का सामान्य उर्वरक भारत में विदेशों से निर्यात नहीं करता है। देखिए वैसे तो इसका आंसर अधिकतर जो यूट्यूबर्स हैं वो इसका आंसर पोटास बताते हैं, लेकिन इसका आंसर पोटास नहीं होगा, क्योंकि पोटास उर्वरक भी भारत क्या करता है, बाहर से आयात करता है। यहाँ पर पूछ रहा है निर्यात, यानी कि भारत से कौन से उर्वरक को भारत से हम बाहर भेजते हैं। तो भारत से ना तो फास्फोरस वाले उर्वरकों को भेजा जाता है, ना पोटास वाले उर्वरकों को भेजा जाता है, ना नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को भेजा जाता है। आगे बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं वो इसको बताते हैं कि पोटास इसका राइट आंसर होगा। तो वैसे पोटास इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि पोटास की तो कमी पाई जाती है, भारत में पोटास की कमी है। और पोटास, फास्फोरस, ये जितने भी उर्वरक हैं ये हम बाहर से मंगाते हैं। हालांकि जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक हैं वो कुछ हम बना लेते हैं, लेकिन बाकी जो उर्वरक हैं वो बाहर से मंगाते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि हम कौन से उर्वरक बाहर भेजते हैं, तो हम कोई सा भी उर्वरक बाहर नहीं भेजते हैं, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है। यानी कि जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें सल्फर की मात्रा बतानी है कि सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो इसके अंदर जो सल्फर की मात्रा होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। आगे बात समझ में, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, राजमा की फसल के लिए सुषुप्त संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा प्रति किलोग्राम कितनी है। यहाँ पर पूछा गया कि राजमा की जो फसल होती है उसके लिए नाइट्रोजन कितनी मात्रा में हम देंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 110 से 120 किलोग्राम हो जाएगा। जिन्होंने डी आंसर दिया बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिंग किसके अंदर की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा धान की सीधी बुआई हेतु। ठीक है, ब्राउन मैन्योरिंग का सवाल अगर पूछता है तो 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डी आंसर आएगा। ब्राउन मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, ब्राउन मैन्योरिंग का मतलब होता है धान की सीधी बुआई के अंदर ब्राउन मैन्योरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 हेक्टर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। तो 1 हेक्टर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वाला। ध्यान रखना 1 लाख लीटर आ जाएगा इसमें। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाता है। तो कक्षस्थ कलिकाओं का जो शाखा में बढ़वार होता है वो शाखा निकलना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, संकुल मक्का में प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितने रखते हैं। तो जो प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी मक्का के अंदर रखी जाती है 50 नंबर क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 200 मीटर रखते हैं। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न पूछा गया है, जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम। देखिए मक्का से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार मक्का से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मक्का से पूछे जाएंगे, और जो खरपतवार है उससे कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं वहाँ से प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जियामेज की बात कर रहे थे तो
क्वेश्चन नंबर 51 जो है उसमें आ जाएगा पॉपकॉर्न। आगे बात समझ में, जिया में वट्टा जो होता है उसको पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का अवयव है। तो क्लोरोफिल का अवयव कौन सा होता है, मैग्नीज होता है। आगे बात समझ में, मैग्नीज को Mg के नाम से करते हैं और मैग्नीज को Mn के नाम से करते हैं, ध्यान रखना। तो आपको आंसर देना है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अवनालिका चरण की बढ़ती अवस्था है। तो अवनालिका चरण की बढ़ती अवस्था कौन सी होगी, अवनालिका चरण की बढ़ती अवस्था हो जाएगी क्वेश्चन नंबर जो 53 है, इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि रील चरण। यानी कि जो अवनालिका चरण है वो किसकी बढ़ती हुई अवस्था है, यानी कि जो रील चरण होता है उससे अवनालिका चरण होता है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर की जो क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और पोटेशियम को के से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखना, पी से मत कर देना वहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1-2 पंक्ति लगाना। मक्का की 2 पंक्तियों के बीच में उड़द की 1 या 2 पंक्ति लगाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेचर फसल, बी है रक्षक फसल, सी है पट्टीदार और डी है बहुस्तरीय फसल। तो जो ये 55 नंबर क्वेश्चन था, 55 नंबर क्वेश्चन जो था, इस 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको सेचर फसलों के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो जो पशु को एंथ्रेक्स रोग होता है, तो एंथ्रेक्स में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, उसको सीधा ही क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। अगला प्रश्न है दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट। क्वेश्चन पूछा गया है दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किसका पता लगाया जाता है। इसका आंसर देना है आपको कि दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो जो 57 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा मेस्टाइटिस, ठीक है। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाय के दूध में पीलापन, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हालांकि बहुत ईजी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो करनाल के अंदर है। अगला प्रश्न पूछा गया है दूध में वसा की मात्रा गर्बर विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है टोन्ड मिल्क में उपस्थित वसा व SNF की मात्रा प्रतिशत में बतानी थी। 61 नंबर जो क्वेश्चन था कि जो टोन्ड मिल्क होता है उसके अंदर वसा की मात्रा, तो जो 61 नंबर क्वेश्चन था इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 0.3 से 8.5%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है। तो भेड़ में समागम की क्रिया टपिंग के नाम से जानी जाती है। अविकालीन किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्लें हैं अविकालीन। फिर किस पशु के दूध में इंसुलिन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रट और मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है। तो ऊँट के अंदर देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, रट और मस्त अवस्था ऊँट के अंदर देखने को मिलती है। एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, ऊँट से जरूर से पक्का सवाल आएगा। एक सवाल कम से कम एक सवाल ऊँट से जरूर से आएगा, ध्यान रखना, ऊँट से एक सवाल पक्का ही आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गाय की एक भारवाहक नस्ल है। तो भारवाहक नस्ल कौन सी हो जाएगी, नागौरी। जो नागौरी नस्ल है वो भारवाही है और तेज दौड़ने वाली। अगर तेज चलने वाली पूछता है तो तेज चलने वाली कांकरेज होगी, अगर तेज दौड़ने वाली पूछता है तो दौड़ने वाली नागौरी होगी। दोनों ही अलग अलग है बेटा, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र। तो स्थायी दंत सूत्र जो होता है उसके अंदर 32 दांत होते हैं। आगे बात समझ में, इस तरह दंत सूत्र जो होता है उसमें 32 दांत होते हैं। तो इनमें से जिसमें 32 दांत हैं या जिस फॉर्मूले में 32 दांत का ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो वैसे तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो जो 72 वाला क्वेश्चन 72 उसमें भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, राठी गाय की नस्ल है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है हंसियाकार सींग। प्रश्न पूछा गया है कि हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल के होते हैं। तो जो हंसियाकार होते हैं वो सूरती के होते हैं और जो मुर्रा के होते हैं वो कौन से होते हैं, मुर्रा के होते हैं, जलेबी के आकार के। ध्यान रखना, जलेबी के आकार के पूछता है तो जलेबी के आकार के तो मुर्रा के होते हैं और हंसियाकार सूरती के होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत की बकरियों में से बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमुनापरी। जमुनापरी जो
नस्ल की बकरी है वो सबसे भारी भरकम मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 75 राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मखदूम में है, और मखदूम कहाँ पर है? मथुरा के अंदर है। ध्यान रखना, मखदूम कहाँ पर है? मथुरा के अंदर, और मथुरा कहाँ पर है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो जो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत है उसका संबंध किससे है? तो देखिए जो 76 वाला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 में सी यानी कि ब्लू पोर्ट्री। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर द्वारा राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान है? वीर दुर्गादास राठौड़ का, जेतावे कुपा, पन्नादाय, जयमल व पत्ता। तो जो 77वां क्वेश्चन है, 77वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीर दुर्गादास राठौड़। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो राजस्थान की जो अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण होती है। आगे बात समझ में। 78 के अंदर जो था ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं वो किस नृत्य को करते हैं? वो करते हैं अग्नि नृत्य को। आगे बात समझ में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में निम्न में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो जो बीकानेर होता है वहाँ पर होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैंने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दिया है जिसमें मैंने बताया कि जो पुरानी भर्तियाँ हैं उसमें कितने पदों की संख्या निकली थी और कितने फॉर्म भरे गए थे और एक सीट के लिए कितने बच्चों ने कंपटीशन किया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप समझ पाओगे कि इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में आपको कितनी मेहनत की और किस प्रकार की रणनीति की ज़रूरत होगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 81 पूछा गया है कि राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो जो कृषक आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने उपयुक्त लिया था? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन थे उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले राजस्थानी भाषा शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य डेयरी विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न पूछा गया है सतगुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? संत गुण सागर में नाममाला जो दो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? इसका आंसर जो 84 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दादू के द्वारा लिखे गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं इसी प्रकार के प्रश्न वापस से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा? 85 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इनको सुमेलित करना है। ठीक है, इनको सुमेलित करना है कि लूणी नदी, बेचर नदी, सोम नदी और माही नदी। तो इसका आंसर जो था, इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि जो 3 नंबर है सोम नदी। तो सोम नदी का आंसर क्या था? सोम नदी कहाँ से निकलती है? तो ये इस प्रकार से इसको मिलान करना था और ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा 85 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है एकलिंग महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो एकलिंग महाकाव्य जो था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे बात समझ में। एकलिंग महाकाव्य किस में था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन से वापस से आने वाले हैं। देखिए जैसे ये बीजा व माला, ये पिछली बार सुपरवाइजर के प्रश्न में एग्जाम में भी आया था और इस बार वापस से यूं का यूं रिपीट हो गया। आगे बात समझ में। बीजा और माला सांसी जो जनजाति है वो 2 भागों में बटी हुई है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछोला झील जो है, पिछोला झील के अंदर ही क्या बने हुए हैं? जग मंदिर व जग निवास, 2 प्रसिद्ध महल बने हुए जो वर्तमान में एक होटल का स्वरूप दिया गया है उसको। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषों द्वारा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुर्कियां हैं वो पुरुषों के द्वारा ही पहना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चूप नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो दांत के ऊपर पहना जाता है। ध्यान रखना, चूप नामक आभूषण दांत के ऊपर पहना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है गमेती निम्न में से किस जाति
या गमेती जो होते हैं वो किस जनजाति के लोगों के नेता को कहते हैं। जो गमेती होते हैं वो भील जनजाति होती है, उसके नेता को क्या कहते हैं, गमेती के नाम से जानते हैं। फिर पूछा गया है कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले में, तो कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ जो किला है उसके ऊपर एक छोटा सा और गुंबद बना हुआ है, एक छोटा सा महलनुमा संरचना बनी हुई है, उसी को कटारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि केंद्रीय मरु अनुसंधान क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसी को काजरी के नाम से जानते हैं, CAZRI। आगे बात समझ में, इसी को काजरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला प्रश्न है राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किससे है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध बताना है आपको, किससे है, तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से है। ध्यान रखना 94 जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 94 यानी कि गायन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए, तो असंगत युग्म बताना है आपको। तो असंगत यानी कि ऊँट महोत्सव दिया गया है, तो ऊँट महोत्सव जैसलमेर में नहीं होता है, ऊँट महोत्सव कहाँ पर होता है, ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है। ध्यान रखना ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलेरिया पाई जाती है, तो उड़न गिलेरिया कहाँ पर पाई जाती है, उड़न गिलेरिया जो पाई जाती है वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़न गिलेरिया सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है, तो जो लांगुरिया गीत होते हैं वो कैला देवी के जब जाते हैं, भक्त कैला देवी के जाते हैं तो लांगुरिया गीत गाते हुए जाते हैं। आगे बात समझ में, अगले प्रश्न की तरफ बाला किला बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बाला किला कहाँ पर है, तो जो बाला किला है वो कहाँ पर है, अलवर में है। ध्यान रखना बाला का किला अलवर के अंदर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, वो पूछा गया चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो जो चंद्रभागा मेला है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र, जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में है। तो ये क्वेश्चन पेपर था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2018 का जो पेपर था वो मैंने आपको सॉल्व कराया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और जो मैंने आपको बताया कि पिछली जो भर्तियाँ थी उसमें कितने पद थे, कितने फॉर्म भरे गए और कितनी सीट पर कितने बच्चे थे, वो वीडियो मैंने बनाया है। उसका वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। उस वीडियो से आप आपकी तैयारी को किस हिसाब से कर सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर से देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।